हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद अजीत में। आज हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है और आप सभी चैप्टर 2 इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले इकोनॉमिक के जो भी हमारी अर्थव्यवस्था होती है उसके अलग अलग क्षेत्र। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो पहला यहाँ पे देखेंगे हम अर्थव्यवस्था होती क्या है। काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं होता कि अर्थव्यवस्था क्या है, तो हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जो लोगों को अपनी रोजी रोटी कमाने के अवसर प्रदान करती है, और ऐसी व्यवस्था को हम अर्थव्यवस्था का नाम देते हैं। अगर सीधी सीधी बात कही जाए तो कोई भी ऐसा सिस्टम है हमारा जो अपने लोगों को तो वक्त की रोटी कमाने का मौका दे, उसे हम अर्थव्यवस्था का नाम दे सकते हैं। चलिए देखिए थोड़ा सा यहाँ पर इसके विभिन्न क्षेत्रों को की। तो पहला इसमें आता है आपका प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें आपका कृषि, बागवानी, मछली पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन आदि काम आते हैं। जो दूसरा क्षेत्र यहाँ पे पढ़ने वाले हम लोग द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग, विनिर्माण जैसे काम शामिल होंगे। और आपका तीसरा जो महत्वपूर्ण सेक्टर इसमें माना जाएगा वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, यातायात, संचार, जो कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हीं सभी के विषय में हम विस्तार से पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले वाले टॉपिक से, प्राथमिक क्षेत्र से। तो प्राथमिक क्षेत्र के विषय में कहा जाए तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन किया जाता है, जैसे फसलों का उत्पादन, बागवानी, वानिकी आदि। मतलब कि आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आदि के जो काम होते हैं वो सभी के सभी क्या हैं, आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा देखें थोड़ा सा कि इससे जुड़े जो भी और काम है, जैसे मधुमक्खी पालना भी, पशुपालन भी, ये सभी इसी काम के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे जो दिखाई जा रही है वो ये है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है तो उससे उत्पादित होने वाली वस्तुएं प्राकृतिक होती हैं। और उसमें मुख्यतः कृषि, डेयरी, बागवानी आदि से जुड़े जो भी काम है हमारे कृषि से संबंधित, समझ लीजिए जो भी काम आएंगे उन सभी को हम इसके अंतर्गत देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा द्वितीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र में भी देखें हम क्या करते हैं, वहाँ पे भी उत्पादन होता है, लेकिन उसमें एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत हम कच्चे माल का प्रयोग करके तैयार वस्तुएं बनाते हैं। इसे सामान्य भाषा में विनिर्माण के नाम से जाना जाता है, और यही क्रियाएं आपके द्वितीयक क्षेत्र में आती हैं। जैसे कपास के द्वारा आप कपड़े तैयार कर रहे हैं तो आप मान लेंगे कि विनिर्माण का काम हो रहा है। इसमें मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र से प्राकृतिक कच्चा माल का प्रयोग करके चीज़ों को विनिर्मित किया जाता है। जैसे देख लें कि गन्ने का प्रयोग करके चीनी या गुड़ आदि का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों समझ आ रहा होगा आपको किस प्रकार से काम होता है इसमें। उसमें मुख्य रूप से फैक्ट्री, कारखाना, उद्योग से संबंधित गतिविधियां शामिल होती हैं, इसलिए इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा सा बात करें और क्या चीज़ें इसमें सम्मिलित की जाती हैं, जैसे मोटर गाड़ियाँ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, मशीनों आदि का निर्माण इसी क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, जो है आपका प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र के बीच में अंतर। तो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र में जो अंतर पाए जाते हैं उसमें सबसे पहला अंतर है कि जो प्राथमिक क्षेत्र होता है इसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादन किया जाता है, जबकि वहीं दूसरी तरफ देखें कि द्वितीयक क्षेत्र में प्राकृतिक क्षेत्रों से कच्चा माल प्राप्त करके इसे नए परिवर्तित रूप में तैयार किया जाता है। वहीं दूसरा अंतर यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें, किस प्रक्रिया में बनने वाला उत्पाद होता है, कौन सी प्रक्रिया में, प्राथमिक क्षेत्र में। ये जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि उसमें प्राकृतिक चीज़ों का उत्पादन होता है तो उसमें प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, लेकिन द्वितीयक क्षेत्र में हम प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग करके नए उत्पाद बनाते हैं, मतलब कि हम यहाँ पे विनिर्माण का काम कर रहे हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण अंतर यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि और सहायक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, और वहीं दूसरी तरफ द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अंतर जो लास्ट में जो हमारा उदाहरण का देखने को मिलता है, इसमें कृषि, बागवानी, मछली पालन, मुर्गी पालन, वानिकी आदि सम्मिलित होता है, जबकि इसमें आप देख सकते हैं कारखानों के अंदर होने वाला काम हो गया आपका, विनिर्माण से संबंधित जो भी काम है वो सारा का सारा आपका औद्योगिक क्षेत्र, मतलब कि हमारा द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो आई होप दोस्तों समझ आ रहा होगा आपको। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अपने तृतीयक क्षेत्र की तरफ। तो हमारा जो तृतीयक क्षेत्र होता है इसके अंतर्गत विभिन्न सुविधाएं और सेवाओं को शामिल किया जाता है, जो कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विस्तार में सहायक होती हैं।
जैसे बात करें हम कि मान लीजिए खेत के अंदर कुछ चीज़ उगाई गई, कपास वगैरह, अब उसे एक बाजार तक लेके जाने के लिए परिवहन का प्रयोग किया जाता है, जो कि परिवहन हमारा तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत गिना जाता है। इसके अंतर्गत वस्तुओं का निर्माण नहीं होता, बल्कि यह अन्य क्षेत्रों के विकास में सहायता करता है। जैसा हमने देखा कि भाई कृषि के विस्तार में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। फॉर एग्जांपल आप टीवी वगैरह देखते होंगे कि भाई कृषि से जुड़े कार्यक्रम आते हैं या बाज़ार से जुड़ी जो भी एडवर्टाइजिंग आती है, तो ये जो एडवर्टाइजिंग का काम है ये सारा का सारा आपका तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में वस्तु की जगह सेवाओं का उत्पादन होता है। अच्छा, सेवाएं क्या होती हैं? देखिए, वस्तु और सेवा अंतर ये है कि वस्तुओं को आप छू कर देख सकते हैं, लेकिन एक वकील द्वारा, एक डॉक्टर द्वारा दिया गया जो भी सेवाएं हैं उसको आप छू कर देख नहीं सकते। तो दोस्तों समझ आ रहा होगा आखिर आपको कि सेवा और वस्तु क्या होता है। तो इन सभी चीज़ों को हम किसके अंतर्गत देखते हैं? आपका सेवा क्षेत्र के अंदर। इसके उदाहरणों की बात करें, आप देख सकते हैं डॉक्टर, टीचर, लॉयर, जो ये लोग होते हैं ये सभी आपके तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके उदाहरणों में देखेंगे हम कि कॉल सेंटर, बैंक, अस्पताल, स्कूल, प्रशासनिक कामकाज आदि सेवा क्षेत्र के भाग होते हैं। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं अपना जो हमारा आर्थिक गतिविधि और गैर आर्थिक गतिविधि क्या होती है। देखिए, आर्थिक गतिविधि के नाम लेती है हमारे जहन में आ जाता है भाई पैसा, कि पैसे जुड़े कुछ काम होगा। तो इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होने वाली समस्त चीज़ें एक प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं। फिर भी इसमें गैर आर्थिक का भी कुछ हम देखेंगे। तो ऐसी गतिविधियाँ जिसमें कार्य के बदले वेतन का भुगतान प्राप्त होता है, मतलब अपने काम किया और आपको पैसे प्राप्त हुए, तो ये क्या है? आपका एक आर्थिक गतिविधि। तो इन सभी गतिविधियों को आर्थिक गतिविधियों के अंदर काम किया जाता है। जैसे हमने देखा इसमें मजदूर एक काम कर रहा है और मजदूर को मिल गया बदले में क्या? सैलरी या वेतन। अब दूसरी बात करते हैं गैर आर्थिक गतिविधियाँ। भाई एक गैर आर्थिक गतिविधि में क्या होता है? व्यक्ति काम तो करता है, व्यक्ति सारा दिन काम करता है या कितनी भी देर काम करे, किंतु उसके काम के बदले उसे भुगतान नहीं दिया जाता। अभी कहेंगे ये कैसे होता है? तो आपके घरों में साक्षात इसका एग्जाम्पल बैठा हुआ है। आपकी जो मम्मियाँ होती हैं वो घरों में पूरा दिन काम करती है और बदले में क्या उन्हें कोई मंथली सैलरी मिलती है? तो उनके द्वारा किए गए काम को आप क्या कह सकते हैं? वो एक गैर आर्थिक गतिविधि है। अगर वही काम पापा बाहर जाके करेंगे तो उनको शायद उस कार्य के बदले क्या मिलेंगे? पैसे। लेकिन मम्मी वही काम अगर घर पे करती हैं तो उन्हें उस कार्य के बदले पैसे नहीं मिलते। तो हमारी एक प्रकार की गैर आर्थिक गतिविधि के अंदर शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हमारे देश के अंदर इतनी सारी वस्तुएं और सेवाएं एक साथ बनाई जाती हैं और सबको फिर कैसे कैलकुलेट किया जाता होगा? तो देखते हैं, जो हमारे अर्थशास्त्री होते हैं वो इस समस्या के समाधान के लिए क्या करते हैं? जो विभिन्न क्षेत्रों की वस्तु और सेवाएं हैं उनके मूल्य का प्रयोग करते हैं। देखिए मूल्य, देखिए प्राइस तो सभी को पता होगा। यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया होगा कि उदाहरण के तौर पर देखा जाए, यदि 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 1000 किलो चावल बेचे जाते हैं तो उसका जो कुल मूल्य आपके सामने आएगा वो 40,000 रुपये हो जाता है। मतलब कि आप कीमत और क्वांटिटी का अंदाज़ा लगा करके क्या बता सकते हैं कि कितना यहाँ पर वस्तु का मूल्य था। देखें, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जब भी इस चीज़ का प्रयोग करते हैं, मतलब कि क्या कि वस्तु और सेवा की गणना करते हैं तो केवल उनके अंतिम मूल्य को ही जोड़ें। मतलब अंतिम मूल्य ही की बात क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पे एक समस्या आती है। देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये समस्या कैसी है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर देखिए तो गेहूं का मूल्य कितना रहा होगा? 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, और उसमें हमने गेहूं को पिसाई का खर्च दिया 12 रुपये हो गया वो बिस्कुट बन करके तैयार हो गया 18 रुपये का, और बिस्कुट को हमने बाजार में बेचा कितने का? 20 रुपये का। तो कुल मिलाकर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितना हो गया? ये 60 रुपये का। लेकिन अगर हम वास्तविक तौर पर देखें, जब हमने 10 रुपये के आटे में 2 रुपये की पिसाई करवाई तो उसमें केवल 2 रुपये की मूल्य वृद्धि हुई थी, जहाँ 12 रुपये लिखा था। वहीं उस आटे का बना गया बिस्किट, जिसमें जो मूल्य वृद्धि है वो केवल 6 रुपये की है, और उस 6 रुपये के बाद 2 रुपये का मुनाफा कमा रहा है कौन? दुकानदार, जो कि दुकान में बिकने वाले बिस्कुट के ऊपर देखें। तो यहाँ पर हम केवल बढ़े हुए मूल्य देखें तो कम ही बढ़ा है। अगर हम पूरे 60 को देखेंगे तो 60 क्या है? बार बार रिपीटेड क्वांटिटी के अंदर उसे जोड़ दिया गया है। लेकिन वास्तविक तौर पर ये 60 नहीं जुड़ेगा, केवल 20 रुपये है उसका अंतिम मूल्य आपके जीडीपी के अंदर जुड़ेगा। अच्छा, जीडीपी क्या है? आपको नए पेज पे मिल जाएगा, नेक्स्ट पेज पे। देखिए दोस्तों, देश के जो सकल घरेलू उत्पाद होता है उसके मूल्य को निकालते समय मध्यवर्ती वस्तुएं, अच्छा मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है? जो बीच का खर्च होता है उसे मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। तो इन चीज़ों को जोड़ा नहीं जाता, तो मध्यवर्ती खर्च को नहीं जोड़ा जाता,
ताकि उसका वस्तु का सही मूल्य आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, आप सभी से यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से आप सभी के लिए अगर वीडियो बना रहा हूँ तो बदले में आप इतना तो कर ही सकते हैं। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन का वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए। तो उसी के साथ चलते हैं अपने नए टॉपिक, जो कि है सकल घरेलू उत्पाद। देखिए, क्या होता है सकल घरेलू उत्पाद? एक विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के अंतर्गत उत्पादित होने वाली वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य का जो टोटल है वो आपका जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। यहाँ पे ब्रैकेट में एक बात लिखी थी, वित्तीय वर्ष। देखिए, वित्तीय वर्ष बेटा होता क्या है, जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा वो देखिए, वित्तीय वर्ष का मतलब है कि जैसे कोई साल चल रहा है वहाँ से शुरू करते हैं हम 1 अप्रैल से अगले साल की 31 मार्च के बीच का जो समय होता है उसे हम वित्तीय वर्ष का नाम देते हैं। तो उसके दौरान समस्त वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है वो जीडीपी के अंदर जोड़ा जाता है। और इस जीडीपी के जो गणना का काम है, मतलब इसे जोड़ने का काम जो है वो किसको दिया जाता है? आपका केंद्र सरकार के जो मंत्रालय होते हैं वो उसका काम संभालते हैं। और इस पर जो उनकी सहायता का जो काम होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? जो आपकी राज्य सरकारें होती हैं उनके मंत्रालयों द्वारा सूचनाएं एकत्रित करके केंद्र सरकार को भेजी जाती हैं, ताकि वो क्या करे भाई, उन सूचनाओं के माध्यम से जीडीपी का अंदाज़ा लगा सके। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि भाई लंबे समय से लेकर आज तक जो विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका में जो परिवर्तन आया है वो क्या क्या आया है। तो दोस्तों, देखते हैं कि प्राचीन समय से ही जो विभिन्न देशों में प्राथमिक क्षेत्र को अर्थात जो प्राकृतिक उत्पादन के कार्य है उनका ज़्यादा महत्व, मतलब ज़्यादा प्रचलन हुआ करता था। लेकिन विगत कुछ दशकों में जनसंख्या का एक जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो द्वितीयक क्षेत्र अर्थात औद्योगिक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र जो आपका सेवा क्षेत्र है उसकी तरफ विस्थापित हुआ। विस्थापित होने का मतलब है कि वो प्राथमिक क्षेत्र छोड़ करके इस क्षेत्र की तरफ आए। तो इन सबका जो महत्वपूर्ण कारण है वो आपका औद्योगिक क्रांति है, आधुनिकीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी का विकास। कि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आ रहा है वैसे वैसे इसमें क्या हो गया, लोगों की सोच में परिवर्तन होता जा रहा है। अब देखें यहाँ पे इसका रीज़न क्या है कि जैसे जैसे भाई अब हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, हमारी जो चीज़ें की जो रिक्वायरमेंट है, डिमांड है वो टाइम के साथ बदल रही है। तो लोगों के भाई जो इंटरेस्ट है काम के वो भी चेंज होते जा रहे हैं। तो उसी के परिणाम स्वरूप ये परिवर्तन देखने को आपको मिला है। इसी के साथ देखते हैं दोस्तों कि किस प्रकार उत्पादन के क्षेत्र में तृतीयक क्षेत्र का महत्व बढ़ा है। तो शुरू करते हैं। किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, विद्यालय, कचहरी, थाना, शैक्षिक संस्थान, नगर निगम, प्राथमिक कार्यालय इत्यादि की जो आवश्यकता है वो बढ़ी है। एक कारण तो ये है। इसके अलावा जो दूसरा कारण यहाँ पे देखने को मिलता है आपका कृषि एवं उद्योग के विकास से जो परिवहन हो गया, आपका भंडारण हो गया, व्यापार आदि की जो सेवाएं हैं उस पर भी लोगों का ध्यान हुआ है। तो साथ के साथ उसका भी विकास हुआ है। आप देखे होंगे हमारा कि आय, जो जब लोगों की आय, थोड़ी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आय मतलब होता है इनकम बढ़ने के साथ साथ लोग पर्यटन, रेस्टोरेंट, सिनेमा, निजी विद्यालय, शॉपिंग मॉल आदि की मांग करते हैं। भाई जब पैसा आता है तो लोग सोचते हैं भाई अच्छी अच्छी चीज़ें, लग्जरियस चीज़ें आए। तो ये मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जो आती हैं वो आपकी तृतीयक क्षेत्र की होती हैं। तीसरा देखें आपका जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, आपका जो इंटरनेट वगैरह हो गया उसके चलते जैसे अन्य सेवाएं होगी, आपका साइबर कैफ़े। अभी तो क्या, अभी सबके पास मोबाइल फ़ोन है, लेकिन जब मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता तो लोग साइबर कैफ़े जा करके अपने इंटरनेट वाले काम करते थे। तो इस तरीके के काम काज भी हमारे क्या तृतीयक क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो आप जान पा रहे हैं कि भाई किस तरीके से जो तृतीयक क्षेत्र है वो तेज़ी से विस्तृत हो रहा है आज के समय। लेकिन भारत के मामले में जो सेवा क्षेत्र के विकास की बात करें वो एक सीमित दायरे तक देखी गई है। ऐसा क्यों है कि भारत में जो सेवा क्षेत्र है उसमें केवल कुशल और शिक्षित श्रमिकों को ही रोजगार प्राप्त होता है। ऐसा क्यों है, यहाँ पे देखिए दूसरे कारण में बताया गया है, क्योंकि देखा जाता है कि जिन लोगों के पास स्किल नहीं है उनको कार्य के दौरान प्रशिक्षण भी नहीं दिया जाता। कई देशों में देखा जाता है ऑन जॉब ट्रेनिंग के साथ साथ कुछ सैलरी दी जाती है, काम के साथ साथ उनको सिखाया जाता है। लेकिन भारत के क्षेत्र में, भारत के विषय में ऐसा नहीं देखा जाता। तीसरा देखिए, इसमें बहुत से जो लोग होते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए छोटी छोटी दुकानें और मरम्मत के काम करते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, क्योंकि जो सेवा क्षेत्र होता है उनमें इन लोगों को कोई विकल्प मौजूद नहीं है। भले उनके पास छोटी मोटी स्किल हो उसके बावजूद भी उन्हें दुकान पर काम करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा सकता है कि क्या है, भारत में सेवा क्षेत्र का महत्व क्या है, एक निश्चित दायरे तक देखने को मिला है। चलिए चलते हैं, इसी के साथ हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि बेरोज़गारी। देखिए, बेरोज़गारी तो हमने सुना होगा भाई, एक व्यक्ति बेरोज़गार बैठा हुआ घर पे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि व्यक्ति काम पे भी जा रहा है और बेरोज़गारी है। तो ये किस प्रकार की बेरोज़गारी होती है? तो इस चैप्टर के अंदर आपकी टॉपिक है आपका प्रच्छन्न बेरोज़गारी, जैसे हम अल्प बेरोज़गारी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या है, यदि किसी स्थान पर आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हैं
तो वे लोग प्रचंड बेरोजगारी का शिकार है। वो कैसे? क्योंकि वहाँ लोग कार्य तो कर रही हैं, लेकिन वहाँ उनके कार्य के बदले पर्याप्त आय का उत्पादन नहीं, मतलब काम जो मिल रहा है वो लोगों के बीच बट रहा है, और बटने के साथ मान लीजिए 4 लोगों का काम है और 8 लोग कर रहे हैं, तो सैलरी तो 4 लोगों की ही आएगी। बाकी जो एक्स्ट्रा जो 4 लोग हैं वो उन्हीं 4 की सैलरी को डिवाइड करवा पा रहे हैं। और दूसरी प्रकार की जो आपकी बेरोजगारी यहाँ पे देखिए, खुली बेरोजगारी। खैर आप सभी जानते हैं भाई, आज के जो युवा वर्ग है स्कूल कॉलेज पास करने के बाद नौकरी ढूंढना लगता है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नौकरियाँ नहीं हैं कि व्यक्ति काम करने के योग्य है, काम चाहता भी है करना, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। तो ऐसी बेरोजगारी को हम क्या नाम देते हैं? आपका खुली बेरोजगारी। तो आई होप समझ आ रहा होगा आपको। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक की, हमारा अतिरिक्त आय का सृजन। तो देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से हमारा अतिरिक्त आय का सृजन किया जा सकता है। देखिए शुरुआत करते हैं प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्रों के कामों में जैसे नहर आदि की खुदाई के माध्यम से जो लोग गांव में मौसमी बेरोजगारी का शिकार होते हैं वे अपनी बेरोजगारी को दूर करके अतिरिक्त आय का सृजन कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका है कि वो कृषि उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जिस परिवहन की आवश्यकता होती है उसके माध्यम से भी अतिरिक्त आय का सृजन कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी जानते हैं जो कृषि उत्पाद है उनको इकट्ठा रखने के लिए भंडार गृहों की भी आवश्यकता होती है, उनको संभाल के रखने का भी एक महत्वपूर्ण काम होता है। तो उसके माध्यम से भी भंडार गृहों के माध्यम से वो लोग क्या कर सकते हैं? अतिरिक्त आय का सृजन कर सकते हैं। या इसके अलावा एक अच्छा विकल्प है डेयरी आदि से, बस गाय भैंसे है तो वो डेयरी आदि दूध वगैरह आदि बेचने का काम भी करके अतिरिक्त आय का सृजन कर सकते हैं। या जो आज के समय में सबसे तेज़ी से जो हमारा काम विस्तृत हो रहा है वो प्रसंस्करण। प्रसंस्करण होता क्या है? इसमें क्या होता है, आप चीज़ों को बिल्कुल पैकेजिंग करके या उसे साफ़ सुथरा करके या उसमें पॉलिशिंग वगैरह करके दाल आदि को करके प्रसंस्करण के माध्यम से भी लोग अतिरिक्त आय का सृजन कर पा रहे हैं। तो ये सभी हमारे पास क्या तरीके हैं जिनके माध्यम से हम अतिरिक्त आय का सृजन कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं अपना नया टॉपिक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे सामान्य भाषा में मनरेगा के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम भारत में 2005 में आया था। आखिरकार यह अधिनियम है क्या? एक्चुअली ये अधिनियम भारत के 200 जिलों में काम के अधिकार का एक कानून था, जिसके अंदर बाद में 130 नए जिलों को भी जोड़ा गया। लेकिन 1 अप्रैल 2008 के बाद इसे पूरे भारत के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर इसे लागू कर दिया गया था। अच्छा, इसके अंतर्गत क्या क्या बातें थी? पहले इसके अंतर्गत जो बात थी वो क्या था कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार देने का वादा किया गया था सरकार की तरफ से। हाँ, यदि सरकार ऐसा करने में अगर विफल हो जाए, मतलब वो ऐसा ना कर पाए, तो बदले में उन्हें बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता था। मतलब काम ना भी करे तब भी उन्हें उनके काम का पैसा देना पड़ता था। और साथ के साथ यहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखा जाता था कि जो काम दिया जाएगा वो उनके गांव के आसपास या निकट वाले क्षेत्र में ही दिया जाना चाहिए। चलिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके चैप्टर में से पूछा जाता है वो है संगठित और असंगठित क्षेत्रों में जो रोजगार की परिस्थितियों में क्या क्या अंतर दिखता है। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा साफ साफ कॉलम में, टेबल में किस तरीके से बनाएगा। तो पहला हमारा संगठित क्षेत्र। तो यहाँ पे जो वेतन स्तर होता है वो अधिक होता है, अधिक वेतन प्राप्त होता है, जबकि असंगठित क्षेत्र जहाँ पर कम वेतन प्राप्त होता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा अंतर जो देखें हम, इसमें नौकरी की सुरक्षा होती है कि भाई ये नहीं कि आज काम है कल काम नहीं है। इसमें क्या होता है, परमानेंटली आपको काम मिला हुआ होता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में नौकरी की असुरक्षा देखने को मिलती है। तीसरा, असंगठित क्षेत्र में काम करने की जो स्थितियाँ होती है, अच्छा माहौल होता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में जो माहौल होता है वो आपका निम्न स्तर का होता है, वहाँ पे अच्छी परिस्थितियाँ नहीं होती। चौथा अंतर, कर्मचारियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलता है, कहाँ पर? संगठित क्षेत्र पर, किंतु असंगठित क्षेत्र पर कर्मचारियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। संगठित क्षेत्र के अंदर जो काम के घंटे होते हैं वो निश्चित तय कर दिए जाते हैं कि 8 घंटे काम करना है आपको या 10 घंटे काम करना है, किंतु जो हमारा असंगठित क्षेत्र है वहाँ पर ऐसा जो कार्य के घंटों की कोई निश्चितता नहीं होती। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा ठीक से। जानकारी के लिए बता दूं, जो आपका संगठित क्षेत्र होता है उसके अंतर्गत आपका क्या होता है, एक पंजीकृत सरकारी मान्यता प्राप्त कोई भी व्यापार, कोई भी कार्यालय हो सकता है जहाँ पे व्यक्ति काम करते हैं। लेकिन असंगठित क्षेत्र के अंदर ये जो भी सुविधाएं दी जाती, सामाजिक सुविधाएं या सरकार द्वारा पंजीकरण, ये नहीं होता। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, कई बार देखा गया पेपर में, कई बार रिपीट क्वेश्चन आया है ये बार बार, कि जो सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में क्या क्या अंतर पाए जाते हैं। पहले मैं इसकी परिभाषा बता दूं अलग से, कि जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है वो सरकार द्वारा चलाई जाने वाली जो कंपनियां होती है उसे सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर गिना जाता है। और जो एक
प्राइवेट कंपनी होती है, एक निजी पर्सन द्वारा जो कंपनी चलाई जाती है उसे निजी क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो जैसे एक प्राइवेट और सरकारी स्कूल में आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो देखें यहाँ पर पहला जो अंतर देखने को मिल रहा है आपका, अधिकांश जो परिसंपत्तियाँ होती हैं सार्वजनिक क्षेत्र की उस पर सरकार का नियंत्रण होता है, जबकि जो निजी क्षेत्र होता है उसमें जो परिसंपत्तियाँ, जो प्रॉपर्टी, जो चीज़ें होती हैं वो किसके हाथ में होती है, वो निजी स्वामी के हाथ में होती है। दूसरा अंतर यहाँ पे देखें कि जितनी सेवाएं होती है सार्वजनिक क्षेत्र की वो सरकार उपलब्ध कराती है, जबकि वहाँ पे एक व्यक्ति या एक कंपनी के हाथ में सारी की सारी जो सुविधाएं या सेवाएं होती हैं निजी क्षेत्र के अंदर। तीसरा अंतर, सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियाँ पूरे देश में की जाती हैं, जबकि निजी क्षेत्र की जो गतिविधियाँ होती है उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाने के लिए होता है और जहाँ भी लाभ मिलता है वो उसे वहीं पर स्थापित कर देते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का जो एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे जो हमारा क्या हो गया, एक सरकारी स्कूल हो सकता है, जबकि निजी क्षेत्र के अंदर हम देखें कि एक क्या हो आपका प्राइवेट स्कूल। ऐसा चौथा अंतर देखने को जो मिल रहा है, श्रमिक रोजगार सुरक्षित होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर जो लोग काम करते हैं वो उनका जो रोजगार क्या होता है, सुरक्षित होता है, जबकि निजी क्षेत्र के अंतर्गत उनका जो रोजगार की क्या होती है, असुरक्षा होती है। हो सकता है कभी भी उनका जो मालिक है उन्हें काम से निकाल दे। तो आई होप दोस्तों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसी प्रकार हमारे वीडियो को आप देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।